जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब इस बीच देश ने बहुत तरक्की कर ली है और परसों मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भैया अब बहुत हो गया मनाली में। अब मेरे से ये -10 और -14 डिग्री की सर्दी जो है ना अपनी बर्दाश्त हो रही। तो साहब परसों रात को मैं मनाली से चला और कल सुबह जालंधर आ गया और ये वीडियो मैं इस वक्त अपने घर में जालंधर में अपने घर से बना रहा हूँ। बगल में मेरी पत्नी मोनिका जी विराजमान हैं और आज आज आपको ना मेरे रंग रूप मेरे उसमें भी आपको अंतर नजर आएगा। और देश ने एक और बहुत बड़ी तरक्की की है कि अब मैंने सब वो डॉक्टर स्टेप चिपका लिया है यहाँ पे, ये देखो अब ये नीचे नहीं सरकेगा। तो सब कल इस चक्कर में कल मैं सारा दिन सोता रहा और फिर आलस किया। फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो आ गए, तो उनकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं और बहुत शैतान है। और वो आ गए थे 2 बजे, था वो रात को गए 11 बजे और उनके साथ हम सारा दिन गप्पे मारते रहे। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली है। और कल सारा दिन ऐसे निकल गया। तो आज सुबह साहब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे एक जो कनाडा वाला जो मेरा वीडियो है उस पे एक सरदार जी थे, वो मेरे से बहुत नाराज हो गए। आपको कुछ पता तो है नहीं, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। पंजाब में पता नहीं कितने सालों से वैकेंसी नहीं निकली है, तो बेचारा गरीब पंजाबी कनेडा नहीं जाएगा तो क्या करेगा। तो मैंने उनको सब जवाब दिया, वो जवाब भी आप लोग पढ़ लेना। मैंने कहा भाई ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है जो आप लोग बोलते हो कि सरदार जी लोग बेरोजगारी के कारण कनेडा जा रहे हैं। इस जो कल मेरे मित्र आए थे, हम काफी देर तक, उनकी वाइफ जो है वो आईलेट्स की एक दुकान चलाती हैं। और मैंने जैसे एक पिछले वीडियो में जिक्र किया था ना कि एक महिला है, वो उसके 9 बैंड्स आए थे हेल्थ में, जो कि मैक्सिमम होता है। और वो उन्हीं की वही कल मेरे घर आई थी। और चूंकि वो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें की इस विषय पे। तो आज वो उन्होंने, तो मैं उनको कल एक बात बता रहा था कि हमारे सुल्तानपुर लोधी में एक सैम्बी साहब हैं। तो सैम्बी साहब प्रिंटिंग का काम करते हैं और सैम्बी साहब से ही हम सुल्तानपुर लोधी के अपने उस स्कूल की सारी प्रिंटिंग कराते हैं। और सैम्बी साहब वो सो सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस कि वो 10-10 दिन हमारा फोन नहीं उठाते थे, इतने ज्यादा बिजी रहते थे, जबकि हम उनके परमानेंट कस्टमर हैं और उनको साल में एवरेज 5-7 लाख रुपए का बिजनेस देते हैं। प्रिंटिंग का अपना सारा जो भी प्रिंटिंग और एडवर्टीजमेंट का सारा काम हम उनसे कराते थे। और सैम्बी साहब हमेशा बिजी रहते थे, वो सो सक्सेसफुल। तो साहब एक दिन मैंने कहा यार सैम्बी फोन नहीं चक रहा, कहते वो मुंडे ने क्या था तो पता नहीं, सैम्बी तो कनेडा चला गया। मैं क्या सैम्बी कनेडा चला गया? मैं कहा इन्ना सक्सेसफुल बिजनेस छड़ के, कहता ਉਹਦਾ छोटा भरा है ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ सैम्बी साहब कनेडा चले गए। सब मेरा अंदाजा है कि सैम्बी साहब कम से कम उस बिजनेस से, प्रिंटिंग का काफी अच्छा बिजनेस है, 2-4-5 लाख रुपया महीना कमाता था वो आदमी। और आज से नहीं, पिछले लगभग 15 साल से कर रहा था। सैम्बी कनेडा चला गया था। तो आप कहते हैं बेरोजगारी है पंजाब में इसलिए लोग कनेडा जा रहे हैं। तो सब वो जो मेरे उस मित्र ने मेरी वीडियो पे सरदार जी ने कमेंट किया ना नाराज होके, कहता यहां नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी नहीं देती। मैंने कहा जनाब नौकरी देना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है रोजगार के लिए सिर्फ माहौल बनाना। और ये समाज रोजगार अपने लिए खुद क्रिएट करता है, सरकारें रोजगार नहीं देती, सरकारें सिर्फ कंड्यूसिव माहौल बनाती हैं कि समाज अपने लिए रोजगार पैदा कर सके। और वो माहौल क्या होता है? वो माहौल होता है सबसे पहले कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी गवर्नेंस और अच्छी पॉलिसीज, जिससे कि समाज में सुख शांति रहे, सौहार्द रहे और समाज में जो है ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बने जिससे कि समाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट हो और फिर समाज अपने लिए धीरे धीरे अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर लेता है।
आज से बहुत साल पहले की मैं आपको एक बात बताता हूं। एक पत्रकार हुआ करते थे, दैनिक जागरण में लेख लिखते थे और बहुत अच्छे पत्रकार थे। उनका एक स्तंभ आया करता था खबरम करके, उनका नाम था शायद दीनानाथ मिश्र, इफ आई एम करेक्ट। 90s में उनको फिर राज्यसभा का सदस्य भी बनाया था भाजपा ने। उन्होंने एक लेख लिखा था। उन्होंने लेख में ये लिखा था, वो बता रहे थे कि बेल्लारी जो है शायद कर्नाटक में पड़ता है। कहते आज से करीब 40 साल पहले बेल्लारी में एक लड़के ने, जो कि सिंपल 10वीं पास लड़का था, उसके पास कोई पूंजी नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, और उस जमाने में बैंक्स भी लोन नहीं देते थे। तो उसने अपने निजी प्रयासों से अपने घर के एक कमरे में मात्र 2 या 3 मशीनें लगा के जीन्स सिलने का एक छोटा सा कारखाना, अब 2-3 मशीनों से क्या कारखाना बनेगा सब, तो उसने 2-3 मशीनों से एक छोटा सा यूनिट लगाया था जिसमें वो जीन्स सिलता था लड़का। अब वो गुमनाम लड़का है, अगर कोई बेल्लारी का व्यक्ति मेरी ये वीडियो सुन रहा होगा तो शायद वो बता दे कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने बेल्लारी में जीन्स सिलनी शुरू की थी। आज लोग बताते हैं कि बेल्लारी को जीन्स सिटी के नाम से जाना चाहता है, और आज से नहीं, पिछले 30-35 साल से। ये बात मैंने पढ़ी थी दीनानाथ मिश्र जी के उस आर्टिकल में दैनिक जागरण में, और वो बताते थे कि किसी जमाने में, उस जमाने में 500 से ज्यादा यूनिट्स स्टिचिंग की बेल्लारी में काम करती थी, और जिसमें 100-100, 200-200 लोग, 500-500 लोग उन यूनिट्स में काम करते हैं, इतनी ज्यादा। और साउथ में लोकल जो इंडस्ट्री है उसका पूरा स्टिचिंग का काम, जीन्स और ट्राउजर्स बनती हैं, और भी शायद बहुत कुछ बनता होगा, ये बेल्लारी के लोकल लोग बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम है। तो सब वो एक अकेले आदमी के प्रयास से उसने यूनिट शुरू किया, उसका देखे देखी और लोगों ने यूनिट शुरू किया, और धीरे धीरे बेल्लारी जो है साहब स्टिचिंग का हब बन गया। वो उस एक व्यक्ति की उद्यमिता, उस एक व्यक्ति की एंटरप्रेन्योरशिप का ही कमाल था कि उसने, उस अकेले एक व्यक्ति ने उसकी प्रेरणा से बेल्लारी को स्टिचिंग का हब बना दिया। उसी तरह उसी आर्टिकल में दीनानाथ मिश्र जी ने बताया था, उस शहर का मैं नाम भूल गया हूं, आप लोग ही बताएंगे मुझे, कि तमिलनाडु में कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसा एक कस्बा है जिसमें एक व्यक्ति ने ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की थी, और अशोका लेलैंड की 2-4 गाड़ियां लेके, और उसने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। आज वो कस्बा जो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए जाना जाता है, और वहां हजारों ऐसी फैमिलीज हैं जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है, जिनके पास 100-100, 200-200, 500-500 गाड़ियों के फ्लीट है, ट्रक्स के फ्लीट है। वो भी किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से ऐसा हुआ, और उसकी एंटरप्रेन्योरशिप थी कि उसने अपने पूरे कस्बे को जो है ट्रांसपोर्ट का हब बना दिया। उसी तरह करूर में एक व्यक्ति था जो कि मच्छरदानी सिलता था। तो वहां पे उसने, जब वो सिलता था तो उसको मच्छरदानी के फैब्रिक की जरूरत पड़ती थी, तो उसने अपना फैब्रिक बनाना शुरू किया। आज बताते हैं लोग कि 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है मच्छरदानी के फैब्रिक बनाने के। सिर्फ जो मच्छरदानी की जो जाली बनती है ना प्लास्टिक की, वो जाली, और फिर एक बार जब जाली बनाने का काम शुरू हुआ तो उसके बाद अन्य चीजें होगी, और आज करूर एक इंडस्ट्रियल हब है जिसमें लोग बताते हैं कि कम से कम 30-40 हजार परिवारों को रोजगार मिलता है। तो एक बार हम उज्जैन के लिए, जब हमने उज्जैन की महिलाओं को मच्छरदानी बनाना सिखाना शुरू किया था, तो मैं करूर गया था, और मैंने करूर अपनी आंख से देखा। हम चेन्नई से करूर पहुंचे, रात को सुबह सुबह पहुंचे, और हमने स्टेशन पे ही एक कमरा ले लिया, क्योंकि हमको सिर्फ फ्रेश होना था। स्टेशन के में एक रिटायरिंग रूम लेके हमने, उसमें हमने फ्रेश हुआ। करीब 9 बजे, हम जब 9:30 बजे वहां जाने के लिए तैयार हुए, तो सब एक वहां पे पैसेंजर ट्रेन आके रुकी, और उस ट्रेन से हजारों लोग उतरे। तो तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि करूर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और ये आसपास के गांव से हजारों लोग करूर में जॉब करने आते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जी ये 40-50 मिनट की इस ट्रेन की जर्नी है, और उस 50 मिनट की इस जर्नी में
5-6 स्टेशन होते हैं और लगभग द डिस्टेंस इज अराउंड 50 किलोमीटर्स। उस 50 किलोमीटर से हजारों लोग इस ट्रेन से सुबह आते हैं और शाम को लगभग 6 बजे वापस जाते हैं। तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पे तमिलनाडु की औरतें जो हैं, मैंने देखा सभी औरतों ने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो मुझे जो मेरे साथ के मेरे मित्र थे उन्होंने बताया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग हियर, और हर औरत जो है 10-20-50 हज़ार का सोना तो आम पहनती है, और तमिलनाडु की हर औरत के पास लाख 2 लाख 5 लाख का सोना गोल्ड होता है। और उन्होंने कहा क्यों ना हो, क्योंकि तमिलनाडु की हर महिला इस इंडस्ट्री में काम करती है, इन इंडस्ट्रीज में काम करती है, और चूंकि वो अच्छे मोटे पैसे कमाती हैं, तो जो महिला मोटे पैसे कमाएगी वो अपने लिए ज्वेलरी क्यों नहीं लेगी। और उन्होंने कहा जी एक शिफ्ट यहां रात को 2 बजे खत्म होती है, वहां 2 शिफ्ट में शायद वो इंडस्ट्री चलती है 1 करोड़ की, तो कहते जी एक शिफ्ट रात को 2 बजे, कहते 2 बजे वाली शिफ्ट में भी बराबर महिलाएं काम करती हैं और रात को 2 बजे अपनी फैक्ट्री से निकल के घर जाती हैं, और ये ज्वेलरी उन्होंने रात को 2 बजे भी पहनी होती है और कोई हाथ नहीं लगाता। वो इतनी निश्चिंत होकर अपना जीवन जीती हैं। तो सब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इंडस्ट्री देने का माहौल बनाया, और एक उद्यमी आदमी ने एक छोटा सा कारखाना शुरू किया जो कि एक इंडस्ट्रियल हब बन गया बाद में वही काम। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया कि एक महिला 1 लाख रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी पहन के, एक इंडस्ट्रियल लेबर महिला 1 लाख रुपए की ज्वेलरी पहनकर रात को 2 बजे सड़क पे चल लेती है और उसके गले से कोई चेन नहीं खींचता। ये सरकार का काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। समाज अपने लिए रोजगार खुद पैदा कर लेता है। तो साहब पंजाब के ये लड़के लड़कियां जो कि 25-50 लाख रुपया लगा के स्टूडेंट वीजा के नाम पे कनाडा जाके वहां पे पीआर लेने की जद्दोजहद में लगे हैं। आप बताइए ना, जिस समाज का युवा, अब तक मैं 57 साल का हो गया, मेरे में तो वो एनर्जी नहीं है कि मैं आज कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सोचूं, या आई एम कंटेंट विद माय लाइफ। इस उम्र में आदमी आके कंटेंट, ठीक है यार जो है ऐसा बढ़िया है, क्या जरूरत है। पर 17 साल के लड़के में, 18 साल के लड़के लड़की में कितनी ललक होती है कुछ करने की, और वो उसके प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जहां वो मतलब कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है, उसकी सीखने की उम्र होती है। उस उम्र में आप जाके कनाडा में मीनियल जॉब्स करने लगते हैं। फिर आप कहते हैं कि पंजाब में रोजगार का माहौल नहीं है। अरे भैया, पंजाब में रोजगार कौन देगा? पंजाब को रोजगार आप आज का युवा देगा। युवा ही तो कोई नया स्टार्टअप शुरू करेगा, युवा ही तो कुछ नया काम करेगा, कोई नई सोच लेके आएगा, कुछ नए आइडियाज लेके आएगा। पर पंजाब का युवा जो पंजाब में रहता है, वो तो मैं कहता हूं कि हमेशा कि रेलवे के वेटिंग रूम में जिस मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति रहता है, उस मानसिकता के साथ पंजाब का युवा आज पंजाब में रहता है। आप पंजाब के किसी भी युवक से बात कर लीजिए तो कहता है नहीं नहीं, मेरा तो वीजा लगने वाला, मैं तो जाने वाला, मैं 1 साल बाद यहां से चला जाऊंगा। इस चक्कर में वो कोई काम ही नहीं करता। मैं पिछले 15 साल से पंजाब में रह रहा हूं, हालांकि मेरा पंजाब से जुड़ाव तो पिछले 35-40 साल पुराना है, पर 15 साल से मैं परमानेंट पंजाब में रह रहा हूं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि 10-10 साल तक वीजा लगने के इंतजार में यहां पड़े रहे, और उनको हमेशा होता था बस मेरा तो 6 महीने वीजा लग जू, मैंने तो 6 महीने में कनाडा चले जाना है, मैंने तो 6 महीने में अमेरिका के झुक के चले जाना है। उस 6 महीने के चक्कर में उसने कोई काम नहीं किया, इनफैक्ट उसको 10 साल लग गए। तो मेरे परिचित थे, उनको मैं कहता था कि यार तुम एक छोटा सा काम शुरू कर दो, अरे तुम चले जाना कनाडा यार, किसी को दे के चले जाना, वेले तो मत बैठो यहां। नहीं साहब, मैं तो कनाडा चले जाना। इस माइंडसेट के साथ जब एक पूरा समाज, पूरा का पूरा समाज इस माइंड के सेट के साथ यहाँ पंजाब में रह रहा है। और इतना ही नहीं, मेरी मैं इंटरवीन कर रही हूँ, इतना ही नहीं, आ जाओ इधर, कुछ नहीं होता कैमरा में। ओ आ जाए यार, ओ आ जा प्लीज, प्लीज आ जा, मन्या कर। जब वेट कर रहे होते हैं ना, हाँ, साल 2
2 साल 3 साल लग जाते इनको वेट करने में, उस दौरान कोई स्किल भी नहीं सीखते। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, फिर वहां जाके किसी न किसी सबवे में, मैकडॉनल्ड में वहां ओके। जैनिटर का काम करेंगे, वेटर का काम करेंगे। अरे भाई उस 2-3 साल में कुछ सीख लो, स्किल्ड होके जाओ ना। हाँ, तो आई एम नॉट श्योर इनकी आवाज कितनी इस माइक में आई। वो कहते हैं कि वो 3-4 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है ना, उसमें कोई स्किल भी नहीं सीखते। भाई कुछ काम नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, कोई स्किल सीख लो, वो स्किल भी नहीं सीखते। खैर, तब मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, एक और स्टोरी बताता हूं कि आज से करीब 1 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पे कपूरथला में एक कर्नल साहब थे, और वो बहुत ही एंथुसियास्टिक आदमी था। उनकी वाइफ जो है वो एक शी वाज अ सेशन जज इन झारखंड समवेयर। तो साहब वो दोनों हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और उनकी वाइफ जज। तो हमने उस कपल को अपने स्कूल में इनवाइट किया एक लेक्चर देने के लिए। तो सब हमारे स्कूल के 10th 11th 12th के सारे बच्चे वहाँ उस हॉल में जमा थे। और सब पहले उनकी वाइफ बोली कि कैसे उन्होंने जो है वो शी बिकेम वो जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम्स दिए उन्होंने। इसके अलावा उनको वो आईएएस की भी तैयारी करती थी। वो पूरा उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। और उसके बाद फिर नाउ शी इज द जज। इसके अलावा वो देश का बहुत काम करती हैं, काफ़ी सारे सोशल वर्क करती हैं और बहुत कुछ, मतलब उसके बाद उनके हस्बैंड ने बताया कि वो कैसे फौज में भर्ती हुए और इंडियन आर्मी क्या करती है, इंडियन आर्मी देश की रक्षा कैसे करती है, और इंडियन आर्मी का क्या जज्बा होता है, और भारतीय फौजी की क्या सोच होती है, और देश सेवा का क्या जज्बा लेके हम काम करते हैं। और वो बहुत ही गजब का एक लेक्चर हुआ था हमारे स्कूल में, और वो पूरा प्रोग्राम था 2-2.5 घंटे का। और मतलब हम लोग मतलब गदगद हो गए साहब, क्या शानदार। और हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि हमने बच्चों के लिए इतना शानदार कार्यक्रम कराया, और इट वाज सो मोटिवेटिंग। मतलब मुझे लगता है कि वो मुर्दा एक आदमी को भी जिंदा कर दे, खड़ा कर दे, इतना जोशीला लेक्चर था कर्नल साहब का। उसके बाद कर्नल साहब ने पूछा, ओ ओके, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो टू आर्मी। आप लोगों में से कितने लोग एनडीए का फॉर्म भरेंगे, एनडीए में जाना चाहेंगे, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना। और वहां पर लगभग 150 बच्चे थे साहब उस हॉल में। आपको ताज्जुब होगा, नॉट इवन अ सिंगल, एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया कि हम आर्मी में जाएंगे। फिर वो कर्नल साहब, अच्छा हमारे लिए इट वॉज शॉकिंग, हालांकि हम 15 साल से यहाँ हैं, हमको बड़ा शौक लगा कि अरे इतने जोशीले लेक्चर के बाद एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी बच्चा नहीं। तो उन्होंने पूछा, अच्छा आप लोग कहाँ जाएंगे। सभी बच्चों ने 100% मेरे स्कूल के सभी बच्चों ने जवाब दिया, असी ताजी कनेडे जाना, स्टूडेंट वीजा ते कनेडे जाना असी। तो हम वी वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। बाद में फिर जब हम लोग लंच कर रहे थे तो कर्नल साहब से हमने पूछा कि, मैंने कहा आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। कहते नहीं, मुझे नहीं हुई डिसअपॉइंटमेंट। तो मैंने पूछा क्यों। कहते नहीं, मैं ऐसे पंजाब में ये मेरा पहला लेक्चर नहीं था, मैं बीसीओ लेक्चर्स ले चुका हूँ, और किसी लेक्चर में कोई हाथ नहीं खड़ा करता। एक आधा कोई बच्चा कर दे तो कर दे, कोई नहीं हाथ खड़ा करता। तो मैंने कहा पर बाकी देश में। कहते नहीं नहीं, बाकी देश में तो ये पूरा हॉल का हाथ खड़ा हो जाता, पूरा हॉल ऐसे हाथ खड़ा कि यस मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। तो साहब ये माइंडसेट है। मतलब इस देश में कुछ नहीं करना है, और 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए का कर्जा लेके, जमीन बेच के, नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी कीमत पे कनाडा चले जाना है। वहां जाके जो भी घटिया से घटिया जॉब कर सकते हैं, जो मिल जाए वो जॉब करनी है, कुछ भी करना है, सेटल कनाडा में होना है। तो सब मैं ये कहता हूं कि भैया जो आदमी 25 लाख रुपया लगा के और वहां पे -20 डिग्री टेम्परेचर में 18 घंटे रोज काम करते हैं वहां लड़के, कहते यार 25 लाख रुपया लगा के 8 घंटे भी यहां मेहनत करोगे ना, तो एक ऐसा उद्यम खड़ा कर दोगे जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलेंगे। रोजगार
आपको सरकार नहीं देगी। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी जीविका, आपकी लगन, आपके सपने और उस सपने को पाने के लिए की गई आपकी मेहनत समाज में आपको भी रोजगार देगी और आप अन्य 100 लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे। इसलिए ये जो भी आदमी आज अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहा है, और ये मैं कहता हूं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, मैंने कहा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। लोग कहते हैं ना कि सरकार वैकेंसी निकाल रही, मैंने कहा दैट मीन्स ये सरकार इस देश की वाकई हितैषी है। सरकार को सभी नौकरी, मतलब गिनी चुनी 2-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे होने चाहिए जहां सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और अगर होनी भी चाहिए तो उसमें परमानेंसी नहीं होनी चाहिए कि तुमको सरकारी नौकरी पे रखेंगे, 3 महीने बाद अगर काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे। अगर ये सरकार सरकारी नौकरियां वाकई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये सरकार देश हित में काम कर रही है। आप आज सारे युवाओं को बता दीजिए कि कोई नौकरी नहीं है, अपना काम खुद का काम करो, स्वरोजगार करो, स्वावलंबी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो और अपने लिए भी रोजगार का जुगाड़ करो, अपने साथ 100 युवाओं को रोजगार देने लायक बनो। डोंट सीक एम्प्लॉयमेंट, बी एन एम्प्लॉयर। रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। तो ये जितने कनाडा जाने वाले हैं उनको एक ही है कि भैया जितनी मेहनत वहां जाके करते हो उतनी मेहनत अगर इस देश में कर लेते तो ये देश कनाडा से ज्यादा सुंदर और ज्यादा संपन्न बन जाता। अपने देश के लिए काम करो, क्यों किसी बेगाने मुल्क में जाके वहां पे बी ग्रेड सिटीजन बन के रहते हो, सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहते हो। तो सब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे ऐसे ही विमर्श होता रहेगा, मैं अपनी बात कहता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।